लोग ह्यूमन सिस्टम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर चुके थे, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। आपको बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए। और जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होने का मतलब है उनके जो जर्म सेल्स हैं, जिन्हें गैमेट्स हम लोग कहते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उनका प्रोडक्शन भी होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स आपस में फ्यूज भी करेंगे, फ्यूज करके ये जायगोट भी बनाएंगे, और जायगोट से आगे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो फीटस के अंदर। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज हम लोग ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बाकी सभी जो सिस्टम्स हैं, चाहे डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब मेल और फीमेल्स में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, फंक्शनिंग भी एक जैसी होती है। पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स और फीमेल्स में एकदम एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों, उसमें आने वाले हैं कुछ ऑर्गन्स, कुछ ग्लैंड्स और कुछ डक्ट्स, कुछ ट्यूब्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है बच्चों कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब सेक्स ऑर्गन जो है, जिसकी हेल्प से मेल स्पर्म्स को इजेक्ट आउट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेल्स के लिए जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो सेक्स ऑर्गन है, वो है यहाँ पर पेनिस। पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं मेल्स के अंदर, वो है बच्चों वन पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस टोटल वन पेयर, मतलब टोटल मेल्स के अंदर दो पाई जाती हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी का मतलब है पहला। तो जो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला काम है, वो टेस्टिस ही परफॉर्म करती हैं, जो है बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन। भाई स्पर्म फॉर्म होगा तभी तो आगे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो स्पर्म के प्रोडक्शन का जो काम है वो वन पेयर ऑफ टेस्टिस को दिया गया है। इस वजह से यहां टेस्टिस को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल। ये जो बच्चों टेस्टिस हैं, ये एक सैक, एक थैला, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में रहती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम। ये स्क्रोटम मेल बॉडी से बाहर होता है, मेल बॉडी से एब्डोमेन कैविटी में बाहर की तरफ पाया जाता है। मतलब टेस्टिस बॉडी के अंदर ना रह करके बॉडी के बाहर है, स्क्रोटम के अंदर। और इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये कि टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 33 या 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। जबकि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो है लगभग 36 और 37 डिग्री सेल्सियस। तो जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर एक्चुअल में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। तो अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती तो ये कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि टेम्परेचर वहां ज्यादा है। तो इस वजह से टेस्टिस बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस का काम स्पर्म प्रोडक्शन, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा टेस्टिस का एक और काम है बच्चों, टेस्टिस मेल हार्मोन
मेल हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, इसके प्रोडक्शन के लिए भी टेस्टिस ही रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन जिसे कहा जाता है, ये ह्यूमन बींग्स में मेल्स के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से उसे किसी दूसरे फीमेल या मेल से डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो देख करके पहचाना जा सकता है कौन लड़का है और कौन लड़की, जिन कैरेक्टर्स की हेल्प से उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया बियर्ड एंड मुस्टाचेस, दाढ़ी और मूछ का, फेशियल हेयर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, दाढ़ी और मूछ आने लग जाती है। या शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, शोल्डर जो है मस्कुलर हो जाते हैं, काफी चौड़े हो जाते हैं। चेस्ट, आर्मपिट और जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके आसपास हेयर ग्रोथ, बाल वगैरह जो है ग्रो करने लग जाते हैं। और जो वॉइस है वो काफी हार्श जो है हो जाती है। ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि बच्चों प्यूबर्टी के टाइम पर देखे जाते हैं। प्यूबर्टी से पहले चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। लड़की की भी अगर चोटी बना दो तो लड़की जैसी ही लगेगा। तो ये कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जो कि एक मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। और मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरॉन, जिसे प्रोड्यूस करने का काम करते हैं कौन? टेस्टिस। तो हमारी वन पेयर टेस्टिस के दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमें पता लगे। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वास डेफरेंस क्या है? एक बच्चों डक्ट है, एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस को यूरेथ्रा तक कनेक्ट करती है। मतलब ये वही डक्ट है, वही ट्यूब है जो कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ है, उन स्पर्म्स को कैरी करके यूरेथ्रा तक लेकर के जाएगा वास डेफरेंस। आप लोगों ने शायद वैस्कटोमी का नाम सुना हो, जिसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मेल्स में ये जो वास डेफरेंस है बच्चों, इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इसे ब्लॉक करने का मतलब यह है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन तो होगा, पर वो स्पर्म्स टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कैरी करता है वास डेफरेंस, आपने उस वास डेफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया। यूरेथ्रा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझाया था कि यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, यूरिन के लिए तो है ही, इसके अलावा स्पर्म्स इजेक्शन के लिए भी जो कॉमन पैसेज है मेल बॉडी में, वो कहलाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल्स का, जो सेक्स ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, पेनस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें ओपन होता है। और जो पेनस है इस पर इसका जो एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है, उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इसके चारों तरफ जो स्किन होती है उसे बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रेप्यूस। जो पेनिस है उसका लास्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और इसके चारों तरफ, ग्लैंस पेनिस के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव स्किन लेयर है उसे प्रेप्यूस या उसे कहा जाता है फोर स्किन। ये जो पेनिस है इसमें बच्चों मसल्स, डायग्राम में आपको रेड कलर से जो दिख रहा है सब मसल्स है, मस्कुलर ऑर्गन है, स्पॉन्जी मसल्स होती हैं। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, सेक्स के दौरान इन मसल्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है, ताकि इजीली फीमेल जेनिटेलिया जिसे वजाइना कहते हैं उसमें एंटर होकर के स्पर्म्स को इजेक्ट कर सके, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स और एग को मिलाना तो पड़ेगा ही। तो ये रोल है हमारे
मेल्स के अंदर पेनिस का। इसके अलावा बच्चों सेमिनल वेसिकल नाम से एक ग्लैंड है और प्रोस्टेट नाम से एक दूसरी ग्लैंड है। ये जो सेमिनल वेसिकल जो है बच्चों, ये एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलता है। स्पर्म जैसा आपने अगर मूवीज वगैरह में या कहीं देखा हो तो स्पर्म जो है उसकी एक छोटी सी टेल होती है और उस टेल की हेल्प से वो मूव करता है और मूव करते हुए वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन से होता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये स्पर्म बेटर क्वालिटी का हो, अच्छे से मूव कर पाए, इसके लिए उसका नरिशमेंट बहुत जरूरी है, जो कि सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुआ फ्लूइड जो है, जिसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस जैसे एंजाइम्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, ये सभी होते हैं उसमें। प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्लिपरी लिक्विड रिलीज करती है, उससे स्पर्म को काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि पेनिस जो है वो लिब्रिकेट हो जाता है ताकि इजीली स्पर्म इजेक्ट आउट हो सके। इसके अलावा ये जो सब्सटेंस रिलीज किया गया है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन वजाइना जो है वो एसिडिक होती है, क्योंकि वहीं से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है और यूरिन एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम में स्पर्म जो है बच्चों वो जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो स्लिपरी सब्सटेंस रिलीज हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से, ये वजाइना को या वजाइना के अंदर जो मीडियम है उसे बेसिक बना देता है ताकि स्पर्म की डेथ ना हो जाए। और इसके अलावा स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन इजैकुलेशन में भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये हमने बच्चों ऑर्गन्स देखे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा, उससे निकलने वाला डक्ट वास डेफरेंस, उससे जुड़े हुई ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड देखी। एंड में यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पास आउट होता है बच्चों पेनिस से। पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। पेनिस की जो एंड पॉइंट है उसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जिसके चारों तरफ जो कवरिंग है स्किन जो है उसे प्रेप्यूस या फिर फोर स्किन कहते हैं। पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन मसल्स में ब्लड फ्लो ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पेनिस इजीली इरेक्ट हो जाता है और इरेक्शन की हेल्प से इजीली स्पर्म्स को इजेक्ट आउट कर सकता है फीमेल जेनिटेलिया वजाइना के अंदर, ताकि ये स्पर्म आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। स्पर्म प्रोडक्शन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का सबसे पहला हिस्सा है जो कि टेस्टिस में होता है, इस वजह से टेस्टिस को कहा जाता है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में बॉडी से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हमारे एवरेज बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम चाहिए, इस वजह से ये बॉडी के बाहर स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसे परफॉर्म करती है। तो बच्चों ये सब आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑर्गन्स होते हैं, डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कि पूरे रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फीमेल्स में बच्चों होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि सबसे पहले स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा था, वैसे ही फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं ओवरी। ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग। एग जो कि फीमेल गैमेट है, फीमेल जर्म सेल है, और जो एग के प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे बोलते हैं oogenesis।
स्पर्म्स के प्रोडक्शन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग के प्रोडक्शन को बोलते हैं oogenesis। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, जो कि बच्चों अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 डेज इनमें एक एग जो है उसे रिलीज करती है। जब फीमेल या बेबी गर्ल मदर की कोख में होती है, मतलब जब गर्ल का प्रोडक्शन हो रहा होता है, तभी उसकी बॉडी में जो ओवरीज हैं उनमें लगभग 40,000 ऑफ एग्स जो है पहले से बन जाते हैं। अब वो एग मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, और लगभग 28 to 30 डेज में कोई भी दो ओवरीज में से कोई एक ओवरी एक एग को रिलीज करती है। ओवरी से एग जो है बाहर आता है, और आप जैसा डायग्राम में देख रहे होंगे ओवरी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ओविडक्ट, या जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इस डक्ट के अंदर एग को रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इनटू द ओविडक्ट। यहां ओविडक्ट में ये जो एग है ये कुछ घंटों के लिए या हो सकता है एक आध दिन के लिए वेट करता है स्पर्म्स का। स्पर्म्स अगर मूव करते हुए ओविडक्ट के अंदर आ जाए तो ये एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म कर देंगे, आपस में मिल जाएंगे, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में बन जाता है बच्चों जायगोट। अब ये जो जायगोट है ये यहां ओविडक्ट से ट्रेवल करता हुआ यूटेरस तक आता है, और यूटेरस में आते आते ये क्या करता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है। जायगोट 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिवीजन डिवाइड जो है ये करना शुरू कर देता है। अब यहां डिवाइड होते होते थोड़ा बड़ा होने लगता है साइज में, और अब इसे नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। नरिशमेंट इसे मदर के यूटेरस से मिलता है। मदर की यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली जो वॉल है उसको बच्चों कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती है। अब क्योंकि यहां एम्ब्रियो को या जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है तो मदर के यूटेरस की वॉल जो है उसमें ब्लड फ्लो भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये यूटेरस की जो वॉल जिसे मैंने एंडोमेट्रियम आपको बताया, एंडोमेट्रियम थिक होने लग जाती है, मोटी होने लग जाती है पहले ही, फर्टिलाइजेशन से पहले पूरी तैयारी हो जाती है। ये थिक हो जाती है, इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होने लग जाता है कि अगर जायगोट आता है तो जायगोट आएगा और यूटेरस की वॉल एंडोमेट्रियम जो है उससे बच्चों जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर धीमे धीमे करके ये जायगोट मदर की जो यूटेरस की वॉल है एंडोमेट्रियम उसके अंदर धंस जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा की हेल्प से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट मदर के ब्लड से या एंडोमेट्रियम से लेता है, और जो फीटस का एम्ब्रियो का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे मदर के ब्लड में डाल देता है ताकि आगे वो प्योरीफाई हो जाए। तो ये सारी तैयारियां फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाती है। पर अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स नहीं पहुंच पाए, एनी हाउ कोई भी कारण रहा, तो इस केस में बच्चों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो इस जायगोट का फीमेल बॉडी में कोई काम नहीं है। दूसरा, जो वॉल एंडोमेट्रियम थिक हो गई थी जिसमें ब्लड फ्लो ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गया था,
उस ब्लड का भी कोई काम नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका ये जो यूटेरस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, अब ये धीमे धीमे शेड ऑफ, टूटने, कटने, फटने लग जाती है। और इसमें जो ब्लड, एक्सेस ऑफ ब्लड आ गया था, अब वो ब्लीडिंग के थ्रू यूटेरस से होता हुआ सर्विक्स, और सर्विक्स जो कि ओपनिंग है वजाइना की, वजाइना में ओपन होता है और फिर ब्लीडिंग जो है कुछ दिनों तक होती है। और फिर वापस से बॉडी, मदर बॉडी रेडी होने लगती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है, जिस साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके अलावा फीमेल्स में जो बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे वॉइस, आवाज काफी पतली हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, जो वेस्ट, जो कमर वाला हिस्सा है वो भी ब्रॉड हो जाता है, आर्मपिट्स और जेनिटल ऑर्गन जो है, इनके आसपास हेयर ग्रोथ जो है वो होने लग जाती है। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा बच्चों, ओवरी जैसे टेस्टिस के दो काम थे, ऐसे ही ओवरीज के भी दो काम हैं। पहला काम तो जैसा आपको बताया गया, oogenesis, एग्स जो है उसकी फॉर्मेशन को करना, और दूसरा फीमेल हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, इस एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं ओवरीज। ओवरी जो है, एक ओवरी वो लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। ओवरी के बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं, बिल्कुल जैसे किडनीज में आपने देखा। ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जैसा मैंने आपको बताया कि जब मदर की वॉर्म में, मदर की कोख में फीमेल गर्ल डेवलप होती रहती है, तब उसकी ओवरी में अप्रोक्सीमेटली 40,000 फॉलिकल्स जो हैं बन जाते हैं। यही फॉलिकल्स आगे मैच्योर होकर के बनाते हैं एग, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है। ओविडक्ट वो हिस्सा है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट ओवरी से होता हुआ आगे कंटिन्यू करता है यूटेरस तक, मतलब ओवरी और यूटेरस को ज्वाइन करता है ओविडक्ट। यूटेरस जो कि पियर शेप, एक नाशपाती के शेप का एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और आवाज नहीं आ रही? अरे भाई आयुष को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी लोगों को क्लियर है भाई? आयुष, बाकी बच्चों को आ रही है? या तो अपना नेटवर्क देखो या फिर ईयरफोन या जो भी ईयर प्लग जो तुमने लगा रखे हैं उनको चेक करो। हाँ जी। तो ओविडक्ट यूटेरस में ओपन होती हैं, और जो किशन को आवाज नहीं आ रही, तो बेटा किशन, जैसे तुम मैसेज या कमेंट पढ़ सकते हो, बच्चों को आवाज आ रही है, आयुष और आपको नहीं आ रही, आप लोग चेक करो क्या कारण हो सकता है। हाँ जी। तो ओविडक्ट ओपन होता है यूटेरस, यूटेरस जो कि एक पियर शेप ऑर्गन है, टोटल मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो इसकी इंटरनल वॉल है, अंदर वाली जो दीवार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस का जो अपर बॉडी है, ऊपर वाला हिस्सा, उसे कहते हैं फंडस, जो कि जुड़ा हुआ है ओविडक्ट से। बीच वाला हिस्से को बोलते हैं मिडल बॉडी, और जो सबसे जो लास्ट जो लोअर रीजन है उसको बोलते हैं सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है ये यूटेरस और वजाइना की ओपनिंग है। वजाइना में स्पर्म्स इजेक्ट आउट होते हैं, रिलीज होते हैं।
सर्विक्स से फ्लोट करते हुए, मूव करते हुए यूटेरस में आते हैं। यूटेरस से वो पहुंचते हैं ओविडक्ट तक, जहां उनका फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ। फिर मैंने आपको बताया कि यूटेरस जो है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो होता है। इम्प्लांटेशन मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन का मतलब बताया जब आपका जो डिवाइडिंग एम्ब्रियो है जायगोट वो आकर के जुड़ जाए यूटेरस की वॉल से, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और धीमे धीमे करके वो यूटेरस की वॉल में पूरी तरीके से समा जाता है और जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की हेल्प से ही न्यूट्रिशंस और बॉडी वेस्ट जो है वो एक्सचेंज होता है फीटस और मदर के बीच में। इसके अलावा बच्चों आपकी बॉडी में आपकी बुक में फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन नाम से एक छोटा सा टॉपिक होगा कि रिप्रोडक्शन के दौरान कितने टाइप की स्टेजेस फेज आती हैं। देखो बच्चों 3 फेजेस होती हैं। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज। एक होती है फर्टिलाइजेशन, जो हो रहा है फर्टिलाइजेशन वो। और तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सबसे पहली जो प्री फर्टिलाइजेशन है, जिसे आप गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें गोनाड, GONAD, गोनाड भी कहा जाता है। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। सबसे पहले ये गैमेटोजेनेसिस करते हैं। टेस्टिस करती है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरी करती हैं oogenesis। जब एग तैयार हो गया है, फेलोपियन ट्यूब में आ गया है फर्टिलाइजेशन के लिए, और कॉपुलेशन के बाद में स्पर्म्स जो हैं वो पेनिस से रिलीज होकर के, इजेक्ट आउट होकर के वजाइना में आ गए हैं। अब यहां से वजाइना से वो फ्लोट करते हुए सर्विक्स के थ्रू यूटेरस तक पहुंचेंगे और यूटेरस से होते हुए ये पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जहां मिलेगा कौन? एग। एग नंबर में एक ही होता है जबकि स्पर्म्स मिलियंस होते हैं। स्पर्म्स मिलियंस इसलिए हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। अब इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म ही जाकर के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। फर्टिलाइज करने का मतलब है एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों बच्चों फ्यूज हो जाएंगे। एग और स्पर्म्स, इन्हें कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बच्चों एक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 से कम या ज्यादा हो जाए तो बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है। सोचो अगर एग में भी 46 क्रोमोसोम्स होते, स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम होते, तो ये दोनों मिलने के बाद में जो ऑफस्प्रिंग बनता उसमें तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाते, पैदा ही नहीं हो पाता, मर जाता पहले ही। तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग, जो फीटस, जो जायगोट बनने वाला है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहे। इसलिए जरूरी है जो स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाए। इसी कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड। और जो एडल्ट है, जो ऑफस्प्रिंग बनने वाली है, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा। 23 आएंगे स्पर्म से, 23 आएंगे एग से, मिलकर के फिर से कितने बन जाएंगे? 46। तो ये हैप्लॉइड होते हैं और ये आपस में मिलकर के आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाते हैं एक डिप्लॉइड सेल जिसको कहते हैं जायगोट। ये जायगोट आगे डिवाइड करना शुरू करता है। इस डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, 1 से 2 का बनना, 2 से 4 का बनना। तो अब ये क्लीवेज करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करता चला जाएगा। नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाएंगे। ये जो 16 सेल्स तक की स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं मोर्यूला। मोर्यूला, MORULA, मोर्यूला।
और जो सेल्स हैं, ये जो 16 सेल्स हैं, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर। अब आगे ये ब्लास्टोमर कंटिन्यू करेंगे डिवीजन को, और ये अपने चारों तरफ एक थिक कवरिंग बना देते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर पूरी तरीके से धस जाती है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियम में धस जाएगा, और किसी तरीके का नुकसान ना हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ब्लास्टोमर्स अपने चारों तरफ एक सिस्ट, एक कवरिंग बना देंगे, जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और प्रोसेस जो है वो होगा अब इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स तक ये आपका एम्ब्रियो जो है ये क्या करता है? डेवलप करता है। डेवलप का मतलब है अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, और सेल्स का डिफरेंशिएशन भी करता है। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंट सेल्स का फंक्शन फिक्स हो जाना। जैसे स्टार्टिंग में जब ऑर्गन नहीं बने होंगे तब तो सेल्स बस डिवाइड होते जाएंगे, पर जब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे तो हर सेल का काम फिक्स हो जाएगा कि भैया ये सेल डाइजेशन करेगा, ये सेल एक्सक्रीशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा। तो काम जो है सबका अलग अलग फिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्लीवेज होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा, और डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। धीमे धीमे करके ये जो एम्ब्रियो है ये फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। फीटस कब कहते हैं एम्ब्रियो को? जब सोनोग्राफी की हेल्प से जो भी डेवलपिंग बेबी है उसके ऑर्गन्स को पहचाना जा सके कि हाँ भाई ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसका सर है, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? फीटस। फीटस में डेवलप होगा, फीटस आगे ग्रो करता रहेगा, और आफ्टर 9 मंथ्स जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो ये यूटेरस से होता हुआ सर्विक्स, और सर्विक्स से होता हुआ वजाइना से बॉडी से बाहर आता है। प्रोसेस जिसको आप वैसे डिलीवरी कहते हैं, पर इसका बायोलॉजिकल टर्म है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन। तो 9 मंथ्स के बाद में पार्चुरेशन होता है, और क्योंकि सर्विक्स जो है बहुत पतली ओपनिंग है, वहां से इतना बड़ा बेबी बाहर नहीं आ सकता। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तो सर्विक्स को ब्रॉड कर देते हैं, दूसरा मदर की कुछ बोन्स, कुछ हड्डियां जो हैं वो भी एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ताकि इजीली बिना डैमेज के जो बेबी है उसका पार्चुरेशन हो सके, मदर बॉडी से वो बाहर आ सके। तो बच्चों ये सब था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ चीजें हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो, कुछ चीजें हो सकता है आज आपने पहली बार जानी हो सकता है आप में से कुछ कुछ समझ में आया हो पूरी तरीके से, कुछ को ना आया हो। पर बच्चों आप एक बार मेरे समझाने के बाद आप जब चैप्टर से थोरो करेंगे, इसको वापस पढ़ेंगे, अंडरलाइन वगैरह करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है ये, हालांकि नई चीज हो सकती है पर मुश्किल चीज नहीं है। तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला जो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम लोग बस थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं इसको। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सभी ऑर्गन्स एक साथ सही तरीके से जब काम करेंगे तभी हमारा काम चल सकता है। तो जब एक साथ इतने सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करवाना हो शरीर में,
तो इन ऑर्गन्स को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। इसी सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारा बच्चों दो छोटे छोटे सिस्टम से बना है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। दूसरे को कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डिसीजन टेकिंग का काम करते हैं। हमारे शरीर में क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, हमारे शरीर को क्या करना चाहिए, सारे के सारे डिसीजंस जो दो ऑर्गन्स लेते हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आमतौर पर जनरली ऐसे डिसीजंस लेता है जो सोच समझ के, हम लोग टाइम लेकर के, अच्छा बुरा समझ करके परफॉर्म करते हैं। जैसे सामने दीवार है, अब तुम्हारा ब्रेन तुमसे बिल्कुल नहीं कहेगा कि जाकर के सर मारो दीवार पर मान लो तुम फुटबॉल खेल रहे हो, सामने फुटबॉल है, तो तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल तुमसे कहेगा कि जाइए किक कीजिए, और आप सोच समझ करके, अपना अच्छा बुरा समझ करके उससे किक कर देंगे। पर कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहां हमें बहुत तेज, बहुत जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है और सोचे समझे बिना डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें, जैसे कि मान लो गर्म दूध की भगोनी है, आपने उसको टच कर लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि आप टच करेंगे और आपका दिमाग सोचेगा कि यार हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इसका अच्छा क्या होगा, इसका क्या बुरा होगा, चलो नहीं हटाते हैं, चलो हटा लेते हैं। अपने आप बिना सोचे समझे टच करते ही तुम्हारा हाथ जो है वो पीछे खिंच जाएगा। इस कंडीशन में जिस ऑर्गन ने डिसीजन लिया है आपके लिए, वो ऑर्गन ब्रेन नहीं है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों की मिलीजुली रूप को ही हम लोग सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन या ऑर्डर को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। जिस सिस्टम की हेल्प से, उसे ही कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके ब्रेन को आपके हाथ को ऑर्डर देना है कि हाँ भाई हाथ से लिखना शुरू करो, तो ब्रेन अपनी जगह छोड़ करके भाग करके तुम्हारे हाथ में आएगा और फिर तुम्हारा हाथ लिखना शुरू करेगा। ब्रेन तो अपनी जगह ही रहेगा ना, पर इंफॉर्मेशन जो है, ऑर्डर जो है, वो आपके हाथ तक पहुंच गया, तो जरूर इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके कोई ब्रेन से आपके हाथ तक लेकर के आया होगा। और जो सिस्टम ये काम कर रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आपसे।